तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना भी चाहिए, और एक ऐसा साम्राज्य जिसने संस्कृति कहिए, कला कहिए, या फिर इसके आर्किटेक्चर को कहिए, बहुत ज़्यादा उन्नत ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली का सुल्तान था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के महानतम शासक थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन कहता है गोपुरम क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। गोपुरम एक मंदिर है, मंदिर से संबंधित है ये गोपुरम। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी का संबंध सीधे विजयनगर साम्राज्य से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी। ऑप्शन नंबर ए उर इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। तो विजयनगर के समकालीन जो थे वो गजपति शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन कहता है होयसोल के राज्य का विकास कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि होयसोल के राज्य का विकास जो है वो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राय सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वंश संगम वंश था। ठीक है, पहले संगम, फिर सुलुभ, फिर तुलुभ, फिर अरविडु, 4 वंशों ने शासन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी को तिरुपति के समीप समीप थी का नाम क्या था। तो विजयनगर की जो अंतिम राजधानी तिरुपति के समीप थी उसका नाम चंद्रगिरी था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन कहता है यवन शब्द जिस भाषा का है वो है। तो आपको पता होना चाहिए कि यवन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का। ऑप्शन सी संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कहता है मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वो है। तो अमर शब्द का आविर्भाव जो है वो समर से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी समर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 15वां क्वेश्चन कहता है फारस के शासक द्वारा अब्दुल रजाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी। तो फारस के शासक को द्वारा अब्दुल रजाक को 15वीं शताब्दी में कालीकट भेजा गया था। आगे देखिए, 16वां क्वेश्चन कहता है कि यात्री बारबोसा का संबंध था। तो ये था पुर्तगाल से। ऑप्शन में भी पुर्तगाल सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कहता है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए गोपुरम का प्रयोग करते थे। आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी 1206 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। ये प्रथम शासक था और सबसे महान शासक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे देखिए, 19वां क्वेश्चन कहता है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1347 में। विजयनगर का लगातार संघर्ष जो है वो बहमनी राज्य से ही चलता रहा है। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन कहता है उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना है वो 1435 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1435 का सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम्पी पे स्थित है। आगे देखिए, 22वां क्वेश्चन कहता है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था का सीधा संबंध जो था वो विजयनगर साम्राज्य से था। आगे देखिए, 23वां क्वेश्चन कहता है किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, 24वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो 4 राजवंशों ने। किसने किसने। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरविडु, यानी कि 4। ऑप्शन में 20 का सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहता है कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार
तैयार किया। तो ये यात्री जो था वो था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफसानी निकितिन इसका सही आंसर होगा। अफनासी निकितिन इसका सही आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन कहता है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीएस लिविदेव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कहता है कि राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वो अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है कृष्णदेव राय के संबंध में डेमिगॉस पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? तो महानवमी डिब्बे को डेमिगॉस पेज ने ही विजय भवन की संज्ञा दी थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अपना यात्रा वृत्तांत मतल अशादीन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो ये अब्दुल रज्जाक ने मतल अशादीन लिखा है, ये अ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि अफसानी निकितीन भी था, अफनासी निकितीन भी था और फरनाओ नूनीज भी था। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन कहता है कि सिवेल ने अपनी पुस्तक फारगोटन एम्पायर में किस विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेमिगोस पेज और फरनाओ नूनीज के यात्रा वृत्तांत का। 32वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि सभी पुर्तगाली यात्री थे यानी कि डाउजे बारबोसा जो थे ये भी पुर्तगाली थे, डेमिगॉस पेज भी थे और फरनाओ नूनीज भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात उसकी पहचान की गई। तो पहचान की गई कैसे? तो हम्पी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हम्पी इसका सही आंसर है। 34वां क्वेश्चन कहता है अमुक्त माल्याद किसने लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके राइटर जो है वो भी कृष्णदेव राय स्वयं है। बहुत अच्छे लेखक भी थे कृष्णदेव राय। आगे देखिए तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो आपको पता होना चाहिए कि तेनालीराम जो है उनका सीधा संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36वां कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये विदेशी यात्री निकोल कॉन्टी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है और ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रश्न है। कहता है कि हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का दोनों ही संगम वंश के शासक थे। तो अब हम लोग कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग कवर करेंगे किसान, जमींदार और राज्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार बनते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो पता होना चाहिए 5 भागों में विभक्त है। दूसरा क्वेश्चन कहता है अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये दूसरा क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दीन ए इलाही संबंधित है, तो ये अकबर से संबंधित है, आपको याद रखना है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे कौन सी थी? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा यानी कि मुगल राज्य हो गया, व्यापार हो गया, मुद्रा और बाजार इसका सही आंसर है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत शामिल है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन कहता है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो भारतीय फारसी स्रोतों में किसान के लिए सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है यानी कि रैयत का भी प्रयोग किया गया है, मुजरियान का भी प्रयोग किया गया है, आसामी या किसान का भी प्रयोग किया है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी, या फसल नहीं होगा ये फसल होगा, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, इसे आप सुधार लीजिएगा। तो मुगल काल में क्या उगाया जाता था? तो भाई ऑप्शन नंबर ए गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि सभी उगाया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि बाबर के स्मारकों का मूलतः सही नाम एवं भाषा है, तो बाबर के स्मारक का सही नाम और भाषा क्या है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुक ए, बाबरी एवं तुर्को। चलिए 10वां क्वेश्चन कहते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे बाय मिस्टेकली 9th नंबर ऐड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी कितनी रह गई थी? तो भूखमरी महामारी थी फिर भी आबादी जो थी वो 5 करोड़ थी, ये आपको ध्यान में रखना है।
11वां क्वेश्चन कहता है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ना ही शीत होगा, ना ही पतझड़ होगा, ना बसंत होगा। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो आपको तो पता ही होगा रबी का जो फसल है वो बसंत में उगाया जाता है। इसका सही आंसर बसंत हो जाएगा। आगे देखिए आइन अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की कुल फसलें होती थी। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की 3 फसलें होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसके नाम थे। तो भारत में 17वीं शताब्दी में मक्का आया था अफ्रीका और स्पेन के रास्ते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया यानी कि मुकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकदम या मुखिया ही कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों ही प्रांत भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि परगना मुगल काल में था। तो परगना क्या था? आपको पता होना चाहिए, एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कहता है कि पेशकश का अर्थ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पेशकश का अर्थ होता था मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ जो है वो 1582 में नियुक्त किया था। 1582 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। और जिम्मी कौन थे? तो जिम्मी जो होते थे उन्हें गैर मुसलमानों को कहा जाता था। 22वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ये परंपरा जो अकबर ने कॉपी किया था वो चीन से किया था। ऑप्शन नंबर ए चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या था? अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन हैं? तो ये जो है अकबरनामा और आईन अकबरी के जो अनुवादक है वो सभी हैं, यानी कि बेवरिज भी हैं, जेरेट भी हैं और ब्लैकमैन भी हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास आपको अकबरनामा में मिल जाएगा। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो भू राजस्व की सर्वप्रथम जानकारी अकबर ने प्राप्त की थी। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध है वो जहांगीर ने लगवाया था और सबसे पहले सेवन इसका अकबर के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू का पौधा भारत में पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि साम्राज्यवादी इतिहासकार आपके WH मॉरलैंड है, आपको ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो आईन अकबरी के अनुसार जो भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया था, आपको ध्यान में रखना है। 4 भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल जो था वो अकबर का वित्त मंत्री था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर स्विच करेंगे। क्वेश्चन कहता है तंबाकू का सेवन प्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आपको पता होगा, मैंने अभी बताया अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। आगे चलिए नेक्स्ट चैप्टर जिसे कवर करेंगे हम लोग, वो चैप्टर है आपका शासक और मुगल दरबार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुगल दरबार के अकबर के अलावे भी जितने शासक हुए उनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण था, क्या इंपॉर्टेंट था, सारी चीजों की कवरेज होगी और सारे चीज जो है, सारे कवरेज जो है इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत शानदार है, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो दक्षिण भारत में बिताया था, आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि ये शाहजहां के काल में हुआ था। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर, और इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे वो कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए अकबर ने कभी मेवाड़ पर कब्जा करने का ख्वाब जो देखा था वो पूरा नहीं हुआ।
आगे देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से जाना जाने वाला मुगल बादशाह जो था वो औरंगजेब था। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। ये बाय मिस्टेक 5261 लिखा गया है, 1526 यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि बाबर की आत्मकथा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है अकबर का संरक्षक कौन था। तो आपको पता है कि अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। 8 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो आपको पता होना चाहिए कि बंदा बुनी जो है वो अकबर का समकालीन था। आगे देखिए एक 11वां क्वेश्चन कहता है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता था। तो शेर शाह जो है वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना गया था। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि दामिन ए कोह क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि भूभाग को दामिनी कोह कहा जाता था। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है मुगल नाम व्युत्पन्न है। ये बाय प्रिंट मिस्टेक के कारण ये लिखा गया है। तो मुगल नाम किससे व्युत्पन्न है? आपको पता होना चाहिए कि मंगोलों से, मंगोल से मुगल नाम आया है। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो अकबर को माना जाता है। हालांकि संस्थापक जो है वो बाबर है, पर वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। तो सबसे महानतम सम्राट जो मुगलों में माना जाता है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन अकबर को, जलालुद्दीन अकबर को। जलालुद्दीन अकबर अकबर का ही पूरा नाम था। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है औरंगजेब का देहांत हुआ। तो औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1707 में। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो किसने उखाड़ फेंका था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। 18वां क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार को मुख्य भाषा बनाया वो क्या था। तो अकबर ने बहुत सोचा समझा, डिसीजन लिया और मुख्य भाषा दरबार की तुर्की को घोषित कर दिया। आगे देखिए रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक के लेखक जो है वो प्लूटो है। आपको ध्यान में रखना है, प्लूटो इसका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान ए कुल का अर्थ क्या है। सुल्तान ए कुल का जो सही अर्थ है वो तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांति, पूर्ण शांति। ये पूर्ण शांति इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कहता है अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा 1564 में समाप्त किया था। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि खुर्रम जो है वो नाम शाहजहां का था। आगे से ये आंसर आपको डिसाइड हो गया होगा। 23वां क्वेश्चन कहता है कि बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है। तो बुलंद दरवाजा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं का भाई कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं का भाई जो है वो ये सभी हुमायूं का भाई था, यानी कि कमरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ये तीनों ही हुमायूं का भाई था। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर थी। तो मुगलकालीन चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो रज्मनामा के नाम से आपको पता होना चाहिए महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। 27वां क्वेश्चन कहता है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो 27वां क्वेश्चन कहता है इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर के आग्रह पर लिखा था। 28वां क्वेश्चन कहता है कि बादशाह नामा किसने लिखा। तो बादशाह नामा के जो लेखक थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अब्दुल हमीद लाहौरी एक प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध लेखक का। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यास्सा यानी कि राजकीय नियम किसने लागू किया। तो यास्सा या राजकीय नियम जो है वो चंगेज खान लागू किया। ऑप्शन ए तैमूर था जो यहाँ पर आ गया है। आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद भी हेनरी बेवरिज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेवरिज का सही आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन कहता है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नूरजहां की पुत्री थी। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। आगे देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो दरबार में अभिवादन का तरीका ये सभी था, यानी कि कोर्निश था, सजदा था और पाइबूस था। और सजदा और पाइबूस जो लागू किया था
उसे बलबन ने अपने समय में बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया था। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1581 में दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो दारा एवं शाहजहां किसके पास शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? इसका सही आंसर 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहजहां आरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो आपको पता होना चाहिए बाबर जो है वो चंगेज खां का 14वां वंशज था, ऑप्शन डी 14वां सही आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन कहता है गुलबदन बेगम कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए कि गुलबदन बेगम जो है वो लेखिका थी जिसने हुमायूंनामा लिखा था। आगे देखिए 39वां क्वेश्चन कहता है अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो लगभग 12,000 मनसबदार बनाए गए थे। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है तुजू के जहांगीरी की रचना किसने की है? तो तुजू के जहांगीरी जो है वो जहांगीर ने खुद लिखा था। आगे देखिए तुजू के बाबरी किसने लिखा? तो ये तुजू के बाबरी जो है ये भी तुजू के बाबरी जो है ये भी बाबर ने खुद ही लिखा था, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है अकबर का वजीर था। तो अकबर का जो वजीर था वो कौन था? वो बैरम खां था। देखिए तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने खुद लिखा, तुजू के बाबरी बाबर ने खुद लिखा, तुजू के यानी कि अकबर के लिए जो लिखा गया था यानी कि आईने अकबरी, ठीक है, तो आईने अकबरी अकबर ने खुद नहीं लिखा क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, इसी वजह से उसने अबुल फजल से लिखवाया गया था। तो मुगल कालीन ये सारी तीनों जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, ये खुद राजाओं ने लिख डाले। तो अपना इतिहास कोई खुद लिखेगा तो बढ़ा चढ़ाकर ही ना लिखेगा, तो इसमें बहुत सारी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर माना जाता है, परंतु बहुत सारी घटनाओं पर विवाद भी मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन में किस जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होना चाहिए जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। 44वां क्वेश्चन कहता है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? तो दीवान ए अशरफ जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि राज्य स्वविभाग का अध्यक्ष दीवान ए अशरफ के नाम से जाना जाता था। 45वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में सुलह कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो भारत में सुलह कुल नीति का प्रतिपादन जो है वो अकबर ने किया था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था। कन्नौज, बिलग्राम और खानवा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था किसने? शेरशाह ने। आगे क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन है, कहता है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 से लेकर 1627 तक का था, यानी कि लगभग 22 वर्ष इसने शासन किया था, 22-23 वर्ष। आगे देखिए 49वां क्वेश्चन कहता है जीतल क्या था? तो आपको पता होना चाहिए जीतल जो है वो सिक्का है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर को किसने हराया? अकबर को हराया नहीं था, ये गलत बात है। अकबर ने किसे हराया था? ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया कि अकबर ने किसे हराया था। तो अकबर ने हेमू को हराया था, ऑप्शन नंबर सी हेमू को हराया था। वास्तव में अकबर ने भी नहीं हराया था, अकबर की तरफ से जो नेतृत्व है वो बैरम खां कर रहा था। आगे देखिए 51वां क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम चैप्टर की ओर, और लास्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज वो है उपनिवेशवाद और देहात। तो पहला क्वेश्चन उपनिवेशवाद और देहात से कहता है कि स्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। तो आपको पता होगा कॉर्नवालिस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम पे कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू दो भाई थे जिसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तीसरा क्वेश्चन कहता है सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो घुमा के पूछा है, तो संथाल विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो भारत में सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त है वो आपका बंगाल से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको पता है सिद्धू जो है, या सिद्ध हो गया है पर यहाँ सिद्धू होना चाहिए, तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता है संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। झारखंड का
जो भोगनाडी कह के एक गांव है था, ये भोगनाडी गांव में संथाल विद्रोह की नींव रखी गई थी। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 एडी में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन कहता है कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो आपको पता है 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है देखिए, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, तो राजमहल की पहाड़ियों में कौन रहते थे? आपको पता होना चाहिए कि पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे। पहाड़िया और संथाल के बीच विवाद हो जाता है राजमहल की पहाड़ियों में, और जो संथाल है वो पहाड़ियों को हरा देते हैं, आपको ध्यान में रखना। 10वां क्वेश्चन कहता है कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था, तो कौन सा प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन में बी राजा सही आंसर हो जाएगा। राजा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आगे पीछे पर सही आंसर राजा हो जाएगा। आगे देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी थी? तो 18वीं शताब्दी में जो बंगाल में नीलामी हो रही थी ना, उसमें 95% जो था वो फर्जी था, आपको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तंभरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त को स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, लागू किए जाने के कितने वर्षों कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई? तो स्थायी बंदोबस्त जो जब लागू हुआ तो लगभग 75% जो जमीन था उसको हस्तांतरित कर दिया गया था। 13वां क्वेश्चन कहता है चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है उनका जो जीवन काल है आपको ध्यान में रखना है 1738 से लेकर 1805 का है। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है कि सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्मी रैयत। तो सिक्मी रैयत को बंगाल पे जमीन जो पट्टे पर है वो रैयत दिया करता था। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो अमला जो है वो जमींदार के द्वारा भेजा जाता था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? तो जोतदार जो है वो प्रायः गांव में रहते थे, ऑप्शन में ए गांव का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था, तो महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल जो था वो 1820 से 1889 था, 1879 था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1820 से 1879। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि भारत में आने वाला जो पहला यूरोपीय था वो पुर्तगाल था और वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत में आए थे। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपको पता ही होगा अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मछली नहीं होगा, ये मसूली होगा, इसे आप थोड़ा सा मिस्टेक सुधार लीजिएगा, मसूलीपट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो अधिकार है वो 1510 पे किया गया था। पुर्तगाली ने सबसे अंत में गोवा छोड़ा था, तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली भी थे और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली ही थे। आगे देखिए फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन आपको पता होगा, एक सर्वेक्षक थे ये। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी बुकानन ने वीर रन की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की है? तो इसमें इतिहास के किस स्कूल से की है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी इसका सवाल टर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो फ्रांसीसी बुकानन के विवरण में ऑप्शन बी संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। 25वां क्वेश्चन कहता है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलाप से है? तो किस रिपोर्ट का संबंध तो आपको पता होना चाहिए 5वीं रिपोर्ट, और इसे फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी मुनरो और रीड जो हैं वो रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। 27वां क्वेश्चन कहता है कि महालबाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालबाड़ी बंदोबस्त जो है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे? तो ये जो है वो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इस पर विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त कर लिया था। 29वां क्वेश्चन कहता है भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था और पहली गणना जो है वो मेयो के शासन काल में हुई थी, पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन होगा इसका सही आंसर। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? तो ये जो है 1875 में गठित किया गया था। 21वां क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सरकारी रिपोर्ट से
भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता सारी रिपोर्ट से चलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बुकानन की रिपोर्ट हो गया, 5वीं रिपोर्ट फर्मिंगर की, और दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट। 32वां क्वेश्चन कहता है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर जो है 32वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने बिरसा उलगुलान चलाया था। 33वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास में लागू की गई थी। 34वां और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने VVI टॉपिक एक हिस्ट्री का कवर कर लिया। वीडियो थोड़ा बड़ा तो है पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के डेट्स भी घोषित कर दिए हैं। इसके रिगार्डिंग अपडेट आपको कल तक मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा कि डेट क्या है, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, खुद से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।